हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नरेंद्र मिश्रा एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगाज हो चुका है आपके सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास की शुरुआत हो चुकी है और उसी की सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने पहले क्लास को हमारे देखा होगा और आज ठीक उसी टाइम हम आपके बीच में अपनी दूसरी क्लास अर्थव्यवस्था से संबंधित लेकर उपस्थित हुए हैं। यह हमारी डेमो की तीसरी क्लास है। आप लोगों ने भूगोल से संबंधित कुछ छोटा सा टॉपिक देख ला, आपने पॉलिटी से संबंधित कुछ छोटा सा टॉपिक देख डाला। अब हम आपके बीच में, आपको पता होगा, डेमो क्लास थर्ड लेकर के आए हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में भी क्या लेकर के आए हैं? अर्थव्यवस्था की सामान्य सी समझ। क्या? अर्थव्यवस्था की सामान्य सी समझ। हम अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए कैसे अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं, कैसे यह समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ते हैं और हमारे इस आने वाले 10 क्वेश्चंस में अर्थव्यवस्था का क्या वेटेज है। तो कहने का मतलब है साथियों, बहुत ही धमाकेदार, और आप जुड़ रहे हैं सबसे भरोसेमंद संस्थान से। लगभग 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा किया है। तो प्लीज सभी लोग एक बार शेयर करेंगे क्लास को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके बीच में आज हम लेकर के आए हैं। अर्थव्यवस्था की सामान्य सी समझ आपको बताएंगे। हम यह देखेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि क्लासेस छोटी हैं, पूरा बहुत व्यापकता से पढ़ने के लिए आपको पेड क्लास में ज्वाइन करनी ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक डेमो के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है यह आज का सिस्टम। हम लोग किस पर पढ़ने वाले हैं साथियों? अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ। हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, लेकिन देखिए, अर्थव्यवस्था से जानने को आपका एक माध्यम है, वह है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। तो आइए यह देख लेते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स और क्या है अर्थव्यवस्था। बहुत ही संक्षेप में आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा कि क्या है इकोनॉमी और क्या है इकोनॉमिक्स, दोनों में आपस में क्या संबंध है और दोनों में आपस में क्या विषमता है, क्या समानता है। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहे, बहुत मजा आएगा क्लासेस को पढ़ने में। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे साथियों? अर्थशास्त्र कहेंगे। एकदम सामान्य सी समझ। कभी भी इकोनॉमी नहीं पढ़ा मैं मानकर चल रहा हूं, और अगर इकोनॉमी आज की क्लास में ना सीख जाना तो बताना, पढ़ना, बाकी कॉन्सेप्ट तो बाद में ही क्लियर होंगे। और ये है अर्थव्यवस्था। चलिए, बहुत ही शानदार। क्या है? अर्थव्यवस्था। चलो भाई देखो क्या है चीजें। अगर आप लोग अर्थशास्त्र को देख पा रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि यह अर्थशास्त्र में 2 शब्द आपको दिख रहे हैं। कितने शब्द दिख रहे हैं? 2 शब्द आपको अर्थशास्त्र में स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। भैया, धन क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसको धन कहा जाता है। जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसको धन कहा जाता है। और अगर हम इस धन शब्द को और व्यापकता से लेने का प्रयास करें तो उसको कहा जाता है संसाधन। इकोनॉमी में क्या? संसाधन। तो संसाधन, जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, मैं हूं, आपका मोबाइल है, स्टूडियो है, सामने लगा कैमरा है, आपका टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, बाइक है, आपकी जमीन जायदाद है, आपके पास रुपया पैसा है, वह सब क्या है? संसाधन है। संसाधन कहते किसको हैं? जिसके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मानव की जो भी आवश्यकताएं हो, अगर किसी के माध्यम से पूरी हो जाए तो वह एक संसाधन की कैटेगरी में आएगा। ठीक। अच्छा,
मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि संसाधनों के माध्यम से मानव जीवन का विकास होता है, संसाधनों के माध्यम से मानव जीवन का कल्याण होता है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? शास्त्र का मतलब दोस्त हो जाता है विज्ञान। और विज्ञान क्या है? और वो जो सामान्य सी वाले डिफिनेशन हम आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी विशेष वस्तु क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उससे हटकर हम लोग थोड़ा सा विज्ञान की प्रैक्टिकल डिफिनेशन को देखने का प्रयास करें। ये मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है। यह किस टेक्नोलॉजी पर किसने दिया? विज्ञान ने दिया। इसका काम क्या है? हमारे जीवन को सरल बनाना, हमारे जीवन का विकास करना। यानी ऐसा विषय जो मानव जीवन का विकास करे, मानव जीवन में भौतिकता का निवेश करे, मानव जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाए, मानव जीवन को विलासी बनाए, मानव जीवन को सरल बनाए, उसे विज्ञान कहते हैं। इस धरा पर जितनी चीजों का हम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका विज्ञान से कनेक्शन जरूर है। जैसे हम भोजन करते हैं, उनका विज्ञान से कनेक्शन नहीं है, लेकिन भोजन से हमारा विकास नहीं होता है। मानव जीवन के विकास के लिए विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी चीजें आप देख लें, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी, आपका कूलर, आपकी बाइक, आपका हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जितनी भी चीजें हैं वह सब वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। और उन सब से होता क्या है कि मानव जीवन का विकास होता है। मतलब समझ में आ गया कि विज्ञान का मतलब है कि मानव जीवन को सरल बनाना, मानव जीवन को भौतिकता बनाना, मानव जीवन का विकास करना। तो एक चीज और समझ में आ गई कि अब स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब है कि धन के माध्यम से मानव जीवन का विकास। किसके माध्यम से? संसाधन, धन नहीं कह सकते, संसाधन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से मानव जीवन का विकास कैसे हो, संसाधन के माध्यम से मानव जीवन का विकास कैसे हो, विकास कैसे हो, इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा जो संसाधन पाए जाते हैं, रिसोर्सेस, रिसोर्स हमेशा लिमिटेड मात्रा में होते हैं, संसाधन हमेशा सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं। तो सीमित संसाधनों के माध्यम से मानव जीवन का विकास कैसे होगा, यह बताने वाला विषय ही अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र की दूसरी डिफिनेशन आपको पता हो गई। आपको पता है कि आपके परिवार में, आपके घर में 5 बीघे की जमीन है और वर्तमान समय में 5 लोग आपके घर में हैं। आप यह जानते हैं कि आपके घर की जनसंख्या में वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर आपके घर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि संसाधन में वृद्धि होना इतना आसान काम नहीं है। हो सकता है आप सोचेंगे सर मैं जमीन खरीद लूंगा, लेकिन आप जिससे जमीन खरीदेंगे उसके घर के संसाधन कम हो जाएंगे। कहने का मतलब संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके कैसे मानव जीवन का विकास होगा दोस्तों, यही बताने वाला विषय कौन है? अर्थशास्त्र है। मतलब अर्थशास्त्र में विकास के क्या बताए जाते हैं? सिद्धांत बताए जाते हैं। अर्थशास्त्र में विकास के तरीके सिखाए जाते हैं कि विकास कैसे होगा। अब देखिए, ये जो विज्ञान है ना, यह 2 भाग में होता है। एक होता है सिद्धांतिक पक्ष जिसको थ्योरेटिकल पार्ट कहते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट जिसको व्यवहारिक कहते हैं,
जिसको क्या कहते हैं, व्यवहारिक कहते हैं। देखिए सुपर टेट की क्लास है, इसमें हम बहुत विस्तार से आप पर नहीं चर्चा करेंगे कि यार अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, ये सब सारी चीजें आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। आपके समय बचत के लिए जबरदस्त क्लास आपके लिए प्रोवाइड होगी। आप बेफिक्र अगर हमारे ऊपर भरोसा करेंगे तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है आपको सिलेक्शन देने की। चलिए क्या है कि विज्ञान जो है ना वो दो भाग में होता है, एक सिद्धांत होता है और एक व्यवहार होता है। जो सैद्धांतिक वाला भाग है विज्ञान का जो सैद्धांतिक पक्ष है इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में वह होता है इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि यहां पे दिए जाते हैं सिद्धांत, किसमें, अर्थशास्त्र में। और व्यवहारिक वाला भाग ही अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वह एक समान ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अर्थशास्त्र में गरीबी को दूर करने का सिद्धांत दिया गया अर्थशास्त्रियों ने। मैं बात कर लूं 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता जो इकोनॉमिक्स के रहे हैं, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर और डुफ्लो। इन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल थियरी दिया, रैंडमाइज्ड कंट्रोल सिद्धांत। एग्जांपल बता रहा हूं, उससे आपसे बहुत लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा भैया कि गरीबी को दूर कैसे करेंगे, उपाय बता दिया। लेकिन गरीबी को दूर करने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे? क्योंकि हर घर में या हर देश में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। गरीबी दूर करनी है, सपोज करिए पॉवर्टी मिटाना है, गरीबी दूर करनी है। दो देशों को गरीबी दूर करनी है, एक है चाइना और एक है इंडिया। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, टॉपिक भी है ये अर्थव्यवस्था का सामान्य समझ। कोई विशेष टॉपिक मैं आपको आरबीआई, नेशनल इनकम ये सब नहीं पढ़ा रहा हूं, इस समय बाद में आपको दिखाऊंगा क्या होता है चीजें। गरीबी दोनों देशों को दूर करनी है, चाइना को भी दूर करनी है और इंडिया को भी दूर करनी है। अर्थशास्त्रियों ने गरीबी दूर करने का सिद्धांत बता दिया कि आप इस हिसाब किताब से गरीबी दूर करोगे। आप कमेंट्स करके बताओ कि चाइना में पाए जाने वाले संसाधन अलग होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए यस और नो। चाइना में पाए जाने वाले संसाधन अलग होंगे और भारत में पाए जाने वाले संसाधन अलग होंगे। इसलिए दोनों देशों के गरीबी दूर करने का तरीका अलग अलग होगा। दोनों देशों के गरीबी दूर करने का तरीका अलग अलग होगा, अपितु अर्थशास्त्रियों ने गरीबी दूर करने का तरीका एक ही जैसा बताया था। तो यहां पर क्या होगा, इनका जो तरीका होगा, जो मेथड्स होगा वह अलग अलग होगा। किसका अलग अलग होगा? गरीबी दूर करने का अलग अलग तरीका होगा। क्यों? क्योंकि संसाधन अलग अलग पाए जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो अर्थव्यवस्थाएं होती है ना, वह हर देश की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। क्या? हर देश की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। क्यों अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है? क्योंकि हर देश का अपना अलग अलग संसाधन होता है। हर देश का अपना अलग अलग संसाधन होता है, इसलिए हर देश में अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं व्याप्त हैं और अपने देश में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ये मैटर आपका क्लियर हो गया? आपने क्या देखा कि जो अर्थशास्त्र है वह यह सिखाता है कि धन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, रुपया पैसा के माध्यम से किस प्रकार मानव जीवन का विकास होता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में विज्ञान छुपा हुआ है, बताता है कि कैसे विकास होता है, करके दिखाता नहीं, करना देश को पड़ता है। इसलिए हर देश की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मतलब मैंने आपको यह भी बता दिया कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था में करना पड़ता है, अर्थ का मतलब संसाधन और व्यवस्था का मतलब बंटवारा करना पड़ता है कि किस प्रकार हम अपना विकास करेंगे। तो कैसे बांटेंगे? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार। समझ में आ गई चीजें? अब देखिए, हम यहां से अर्थशास्त्र के बारे में और चीजों को आपको बताते हैं। थोड़ी सी बात
जो आपके एग्जाम में अर्थशास्त्र से संबंधित पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक पूछा जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट्स करोगे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ महोदय जी को। एडम स्मिथ, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा था, फुल फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म। मैं आपको फुल फॉर्म बता करके आपको भ्रमित करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफल होना है, शिक्षक बनना है, तो सीधे टू द पॉइंट बात होगी। एडम स्मिथ की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, और उस बुक का नाम क्या है? वह बुक बनी कब थी? 1776 में बनी थी, और उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट फॉर्म है द वेल्थ ऑफ नेशंस। समझिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ये आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो आप बताएंगे कि अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। पूछा जाएगा कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब बनी? 1776 में बनी। अर्थशास्त्र के जनक। लेकिन अगर पूछ ले आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो क्या बताएंगे भैया? अर्थशास्त्र के जनक अलग और आधुनिक अर्थशास्त्र की जनक अलग। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? जल्दी से कमेंट्स करें अगर पता हो तो। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? प्रोफेसर किन्स। नाम सुना होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? प्रोफेसर किन्स। यही वो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने 1928-29 के महा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सिद्धांत दिया था, और इन्हीं को राजकोषीय नीति का पिता भी कहा जाता है। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी किसने दिया था? प्रोफेसर किन्स जी ने दिया था। और यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर किन्स ने। कब किया था? तो किया था 1928-29 में, जब बहुत बड़ी पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर किन्स, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब बनी? 1776 में। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर किन्स। इनको देन क्या है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब होता है बजट, कर संरचना का सिस्टम दिया। लेकिन द वेल्थ ऑफ नेशंस से मिलती जुलती एक दूसरी पुस्तक भी भारत के अर्थशास्त्री ने लिख दी है। उस पुस्तक का नाम भी आपको याद कर लेना चाहिए, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस मिलती जुलती है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है न। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो जल्दी से अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स करेंगे, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? ये बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है, बहुत ही शानदार किताब है। तो द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस जो किताब बनी, वह बनी कब? 2003 में। कब बनी? 2003 में। और इस किताब के रचनाकार हैं, उनका नाम है सुजाता एस भल्ला। क्या नाम है दोस्तों? सुजाता एस भल्ला। सुजाता एस भल्ला। ये आपके विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, और इन्होंने द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की। अच्छा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने यही पढ़ा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
यही तो पढ़ा है ना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, बाकी हम लोग अर्थशास्त्र के प्रकारों पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, माइक्रो मैक्रो। वो सब आपके काम की चीज नहीं है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी पर। किस पर बात करेंगे? अर्थव्यवस्था पर। सामान्य सी बातें बताता हूं, कोई विशेष टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, टॉपिक भी पढ़ाऊंगा निश्चित तौर पर। इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था। अभी आपने देखा जब मैं आपको अर्थशास्त्र बता रहा था तो हमने बताने का प्रयास किया था दोस्त कि हम लोग अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकल करते हैं किसका? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का। यानी अर्थव्यवस्था एक प्रकार का व्यवहारिक विषय है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रकार का व्यवहारिक विषय है। क्यों? क्योंकि हम संसाधन की व्यवस्था के बारे में इसमें देखते हैं। हमारा ऊर्जा संसाधन कैसा चल रहा है, हमारी बैंकिंग व्यवस्था कैसी चल रही है, हमारी दूरसंचार व्यवस्था कैसी चल रही है, हमारा बजट का प्रबंधन कैसा चल रहा है, हमारे टैक्स की बातें कैसी चल रही हैं। समझ रहे ना? तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। अगर मैं यहां पर आपको डेफिनेशन लिखाना चाहूं तो मैं आपको बता दूंगा कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल फॉर्म ही अर्थव्यवस्था है। और हर देश के अपने अलग अलग संसाधन होते हैं, इसलिए हर देश की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अगर अर्थव्यवस्था बस अकेले कहीं लिखा है ना तो उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता। अर्थव्यवस्था के साथ एक देश का नाम जुड़ा होना आवश्यक है साथियों। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। मतलब एक देश का नाम जुड़ा होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम संसाधनों के किसके बारे में पढ़े हैं, संसाधनों की कौन सी व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर देश में अपने अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अफगानी अर्थव्यवस्था, सारी चीजें। ठीक, अब देखिए आज की क्लास में संपूर्ण पार्ट्स को समेट लो, ग्रहण कर लो। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे। यहां पर हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी की समझ के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से करेंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे ओरिजिन पॉइंट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। समझिएगा, बहुत ही शानदार। इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सभी लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र या क्षेत्रक में बांटा गया है। चलिए, क्षेत्र या क्षेत्रक कहा जाता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के मूलतः तीन ही क्षेत्र होते हैं। अच्छा सर, तीन ही होते हैं तो मूलतः क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ किताबों में 5 क्षेत्र भी लिख दिया है भैया, कुछ कुछ किताबों में चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी दिया है। लेकिन मैंने क्या बताया, मूलतः 3 क्षेत्र ही होते हैं। तो मूलतः 3 क्षेत्र होते हैं तो सर क्या चौथा पांचवा नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे, लेकिन लिखना नहीं, नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। प्रामाणिकता अभी सिद्ध उसकी नहीं हुई है, उस पर कोशिश जारी है। अगर हो जाता है तो बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी, उजागर हो जाएंगी। तो सर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? एकदम बहुत सामान्य सी बातें आपको समझना है।
देखिए, अर्थव्यवस्था के होते हैं 3 क्षेत्र। पहले वाले क्षेत्र को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, अगर इंग्लिश वाले हैं तो समझ जाइए प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। बहुत शानदार है साथियों। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये क्योंकि यह पूरे इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल होता है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा है, या निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। जीडीपी क्या है अभी कोई पूछेगा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। वह किसी भी देश के अंदर किसी भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाने वाला उत्पादन होता है, उसकी मूल्य होती है, हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अच्छा, ये जो प्राथमिक है या जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसका क्या मतलब होता है सर? तो देखिए, क्षेत्र का मतलब एरिया होता है, सेक्टर्स होता है। तो सबसे पहले हम इस शब्द के ही बारे में समझ लें। प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब होता है शुरुआत, ओरिजिन, अर्थव्यवस्था की शुरुआत। तो इस धरा की, इस जीव जंतु की शुरुआत कहां से हुई है? प्रकृति से हुई है, भगवान से हुई है, जिसको हम लोग धार्मिक भावनाओं में न ले जाकर के क्या कहेंगे? प्रकृति से हुई है, नेचर से हुई है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं ना, वह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे उत्पाद जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो और उन सभी उत्पादों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करें, प्रयोग करें, उपभोग करें, वे प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कहलाएंगे, या उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। समझने का प्रयास करना। ऐसे उत्पाद क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, या तो वस्तु या सेवा। ऐसे उत्पाद जो हमको प्रकृति से मिले और हम उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। नोट करना चाहे तो नोट कर लो। ऐसे उत्पाद जो हमको प्रकृति से मिले और हम उसका दैनिक जीवन में उपभोग करें, वे सभी उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के होंगे। 1 मिनट, नोटिस करने वाली बात है, जो प्रकृति उत्पाद देगा दोस्त, वह देगा कहां से? तो प्रकृति के पास देने के लिए सिर्फ एक ही क्षेत्र है, वह है जमीन। जमीन से ही तो देगा ना। जमीन से पेड़ पौधे आएंगे, जमीन से फल फूल सब्जियां मिलेंगे, जमीन से पत्थर मिलेंगे, जमीन से खनिज तेल मिलेंगे, जमीन से बॉक्साइट मिलेगा, जमीन से कोयला मिलेगा, जमीन से एल्यूमिनियम मिलेगा, सारी चीजें जमीन से मिलेंगी। तो जमीन का संबंध होता है कृषि से, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, इस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान भी कृषि क्षेत्र का होता है, इसलिए उसको भी समझ सकते हैं कि इसीलिए कृषि क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब प्राइमरी सेक्टर आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सर आपने बताया कि ऐसे उत्पाद जो प्रकृति से प्राप्त हों और हम उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करें, वह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होगा। तो सुन लो सुपरटेट वाले, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना इकोनॉमी में ज्यादा होती है। क्या पता है कि कौन सा उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का है? तो उत्पाद रटेंगे तो कितने को रटेंगे, इसलिए डिफिनेशन रट लो कि प्रकृति से प्राप्त जो चीजें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, भाई गाय बकरी इंसान थोड़ी ना बनाता है, पशु ही तो मतलब भगवान ही तो बनाते हैं ना। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, या मत्स्य लिख दे रहा हूं, जिसको आप लोग पिसिकल्चर या नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और एग्जांपल अगर आपको दूं तो वानिकी का मतलब होता है वनों को उगाना, फलों को उगाना, जिसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और एग्जांपल दूं तो खनन और उत्खनन, यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सर कृषि तो समझ में आता है, चलिए पशुपालन भी समझ में आता है, मत्स्य भी समझ में आता है, वानिकी भी समझ में आता है, लेकिन ये खनन और उत्खनन क्या है दोस्त? जो पृथ्वी के सामान्य भूपरपटी से, समझिएगा, पृथ्वी के सामान्य भूपरपटी से जिसको प्राप्त कर लेते हैं वह खनन की कैटेगरी में जाता है, और जिसको गहराई से खोदकर निकाला जाता है वह उत्खनन की कैटेगरी में जाता है। तो पृथ्वी की सामान्य भूपरपटी से किसको प्राप्त करते हैं? बालू, मिट्टी।
कहीं कहीं कुछ पत्थर भी मिल जाते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? खनन में। उत्खनन में जितने भी आपके तत्व हैं, जितने भी आपकी धातुएं हैं, आपका कोयला है, आपका क्रूड ऑयल जिसको आप लोग कच्चा तेल या खनिज तेल कहते हैं, आपका बॉक्साइट है, हेमेटाइट जो लोहा का अयस्क होता है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, तांबा है, अभ्रक है, वह सब किस में जाएगा? उत्खनन। वह पृथ्वी को सामान्य भूपरपटी से आपको ऐसे गिरी हुई नहीं मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी बालू आपको पृथ्वी के सामान्य भूपरपटी से मिल जाएगी। तो जो चीजें हमको पृथ्वी के सामान्य भूपरपटी से मिल जाती हैं वह खनन होती हैं, और जो गहराई से खोदकर निकाला जाता है वह उत्खनन होती हैं। लेकिन बनी हुई किसकी होती है? सरकार नहीं बनाती है, भगवान के द्वारा दी गई होती हैं, इसलिए उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया। बोलिए सही है नहीं? चलिए, बहुत सही। अब बात करेंगे सर द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र मशीनीकरण का क्षेत्र होता है, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग होता है, उद्योग क्षेत्र। अब जैसे सर एग्जाम्पल तो बताइए, बिल्कुल बताऊंगा, जबरदस्त एग्जाम्पल बताऊंगा। आपने गन्ना खाया होगा, तो गन्ना तो प्राथमिक क्षेत्र का है। आपको लगा कि हाँ, गन्ना हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया होगा, हमको बीज मिल जाते हैं, पता नहीं कहां से मिलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम गन्ना पैदा कर लेते हैं। हम बनाते थोड़ी ना है, पैदा करते हैं, प्रकृति हमको देती है। लेकिन क्या प्रकृति चीनी भी देती है क्या? बोलेंगे ना, चीनी तो प्रकृति नहीं देती। प्रकृति ने अंगूर दे दिया, सेब दे दिया, अनार दे दिया, गन्ना दे दिया, जौ दे दिया, शराब तो प्रकृति नहीं देती। प्रकृति ने आलू दिया, लेकिन पैकेट बंद चिप्स तो भगवान नहीं देते। प्रकृति ने टमाटर दिया, लेकिन सॉस नहीं। प्रकृति ने कच्चा तेल दिया, लेकिन पेट्रोलियम नहीं। प्रकृति ने खाद दिया, लेकिन उर्वरक नहीं। तो कहने का मतलब है, इन सब का निर्माण कहां होता है? मशीनों के माध्यम से होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो ऐसा उत्पाद या ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के तौर पर प्रयोग हो, यानी प्राथमिक क्षेत्र के माल या प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कच्चे माल के तौर पर प्रयोग हो, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और मशीन का प्रयोग करके नए उत्पाद का निर्माण कर दिया जाए, जैसे गन्ना से चीनी बनाना, द्वितीयक क्षेत्र होगा, मशीन का प्रयोग किया गया होगा, बिल्कुल। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना, हेमेटाइट से लोहा बनाना, आलू से चिप्स बनाना, फलों और अनाजों से शराब बनाना, प्लास्टिक बनाना, लोहे की वस्तुएं बनाना, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, गाड़ी, मोटर सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और कच्चा माल कहां से आता है? प्राथमिक क्षेत्र से आता है। समझ में आ गया? तो उसको द्वितीयक या उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। सर फिर इसका एग्जाम्पल तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, कितना लिखेंगे? टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल को हम सिर्फ दो ही चीजों में समेट देते हैं, एक निर्माण और दूसरा विनिर्माण। एक निर्माण और दूसरा विनिर्माण, दो पार्ट्स में हम इसको समेट देते हैं। अब प्रश्न यह भी उठ जाता है कि सर क्या निर्माण है, क्या विनिर्माण है? देखिए, निर्माण और विनिर्माण दोनों क्रियाएं होती तो इंडस्ट्री में ही, लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है? तो निर्माण ऐसी वस्तु जो बनी तो इंडस्ट्री में हो, लेकिन एक बार प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वह निर्माण की कैटेगरी में आएगा। जैसे सर पेट्रोलियम गाड़ी में डाल दिया, तेल खत्म, दोबारा फिर उसका उपयोग है क्या? नहीं। जैसे बताइए, सीमेंट, जैसे उर्वरक खेत में डाल दिया, उसका काम खत्म, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते। कांच की बनी वस्तुएं,
चौक की बनी वस्तुएं, ये सब निर्माण की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिसका रिसाइकल प्रोसेस संभव हो, रिन्यूएबल प्रोसेस संभव हो, वे विनिर्माण की कैटेगरी में आएंगे। कहां? विनिर्माण की कैटेगरी में आएंगे, जिस वस्तु का रिसाइकल या रिन्यूएबल प्रोसेस संभव हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादातर धातु से बनी वस्तुएं होंगी। लोहे, प्लास्टिक और धातु से बनी जितने वस्तुएं होती हैं, लोहे, प्लास्टिक और धातु से बनी जितनी वस्तुएं होती हैं, वे सब किस कैटेगरी में आती हैं? तो वे सब विनिर्माण कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार खराब होने के बाद भी उसका रिसाइकल या रिन्यूएबल प्रोसेस संभव है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इंडस्ट्री में दो प्रकार की चीजें बनती हैं सर, एक निर्माण और एक विनिर्माण। मतलब ऐसी वस्तु जिसका दोबारा प्रयोग न किया जा सके, एक बार प्रयोग करने के बाद वह निर्माण की कैटेगरी में होगा, और जिसका बार बार रिसाइकल या रिन्यूएबल प्रोसेस संभव हो। आपकी साइकिल टूट जाती है, आप अपने कबाड़ी को बेच देते हैं, वह कबाड़ी आता है और आपकी साइकिल को ले जाता है, अपने पास तो रखता नहीं, अपने घर में रखता है अपने बच्चों के लिए। टूटी फूटी साइकिल क्या करेगा? तो जाता है, वह बिकता है, कंपनी में जाता है, उसको तोड़ा फोड़ा जाता है और फिर उसको गला दिया जाता है, फिर कुछ और वस्तुओं का रंग रूप आकार दे दिया जाता है, कुछ और वस्तुओं का रंग रूप आकार दे दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र पर। देखिए, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवाएं देता हो। अब प्रश्न उठेगा, सर सेवा क्या होता है? सेवा, इसको सेवा क्षेत्र भी कहेंगे, सेवा देता है ना, तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहेंगे। तो सेवा मतलब है जिसका हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो सर जिसको हम देख सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, वह क्या होता है? वह वस्तु होता है। और जिसको हम न तो देख सके, न स्पर्श कर सकें, किंतु उसमें भार द्रव्यमान भी ना हो, वह क्या है? सेवा। जैसे शिक्षा, ऐसा तो नहीं कि आपके मोबाइल से कुछ चीज निकल रही है, आपके कान में घुस रही है, आप ऐसा देख रहे हैं। चिकित्सा, बैंकिंग व्यवस्था, दूरसंचार व्यवस्था, विधि व्यवस्था, जो भी आपकी नौकरियां वगैरह होती है, वो सब सेवा के अंतर्गत आती है। उसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या लिखा गया कि प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवाएं देता हो, यानी यह बेटा है, यह मम्मी को भी सेवा करेगा, पापा की भी सेवा करेगा, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों की सेवाएं करेगा, उसको तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहेंगे। जैसे शिक्षा, भैया चाहे किसान का बेटा बेटी हो, किसान का परिवार हो, चाहे उद्योगपति का हो, शिक्षा की जरूरत तो दोनों को पड़ेगी। दोनों को चिकित्सा की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों को चिकित्सा की भी जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षा, चिकित्सा, चाहे धान गेहूं ले जाना हो, चाहे लोहे प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ले जाना हो, गाड़ी मोटर की जरूरत पड़ेगी। चाहे धान लगाना हो, चाहे उद्योग लगाना हो, पैसे की जरूरत, मतलब बैंकिंग व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, दूर संचार व्यवस्था, दोनों बात भी करते हैं आपस में, टेली कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब दोनों को पुलिसिंग व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, दोनों के लिए डीएम काम करते हैं, दोनों के लिए एसडीएम काम करते हैं, दोनों के लिए विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सब काम करते हैं। तो वह सब सेवा की कैटेगरी में आता है। तो ये तीन कैटेगरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सर आपने भी बताया था कि दो दो और होती है, क्या होती है, कौन सी विधा है भाई? तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या है। चौथा और पांचवा क्षेत्र भी, चौथा और पांचवा क्षेत्र भी सेवा का बड़ा रूप होता है। इसीलिए अभी तक अर्थशास्त्रियों ने इसके प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। यह क्या होता है? सेवा का ही बड़ा रूप होता है। जैसे भारत देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर जो नंबर 1 के हों, अच्छे पोजीशन पर हों, अच्छी खासी कॉलेज, अच्छा खासा टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिसको आप जियो कह सकते हैं, वोडाफोन, यानी जिसकी सर्विस अच्छी हो, अच्छे विश्वविद्यालय,
अच्छे मेडिकल कॉलेज, तो ये चतुर्थ स्तंभ में हो जाएंगे, चतुर्थ क्षेत्र। और पांचवें क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हो सेवा के क्षेत्र में, जैसे विश्व के सबसे बड़े जो अंतरिक्ष संस्थान हैं जैसे नासा, जैसे आपका भारत का श्री धवन अंतरिक्ष संस्थान है, पूरे दुनिया की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन सबको पांचवें क्षेत्र में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर कि जो चौथा और पांचवा होता है ना, वह तृतीयक का ही बड़ा रूप होता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का कौन सा उत्पाद होता है। अब बात आती है सर जीडीपी में योगदान की, देश के अर्थव्यवस्था में योगदान की, तो देश के अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। सबसे ज्यादा योगदान लगभग 52%, सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है जीडीपी में या देश के राष्ट्रीय आय में या कह सकते हैं जीडीपी में? तो आप पाएंगे तृतीयक क्षेत्र। सबसे कम कौन करता है? तो सबसे कम करता है प्राथमिक क्षेत्र। तो बीच में कौन है आपको तो पता ही हो गया, द्वितीयक क्षेत्र है सबसे कम। सबसे कम मतलब कितना अभी वर्तमान समय में कर रहा है आंकड़ों के हिसाब से देश की जीडीपी में 16.5%। तो देश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.5% है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कम है। कम है का मतलब लगभग 31% के आसपास है। यहां लगभग 52-53% की समथिंग है, कुछ आसपास है। तो इसी के हिसाब से देश की जीडीपी में इनका योगदान है। और आपके एग्जाम में यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र के है अर्थव्यवस्था के? तो सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र, मतलब सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो डिपार्टमेंट है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और अब अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात किया जाए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जा रहा हूं। तो अब आपको बता देता हूं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हर अर्थव्यवस्था के बारे में बताना मतलब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लगभग 3 से 4 घंटों की। तो लेकिन हम लोग इतना तो सीख ही लेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। अगर किसी को पता है अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में तो जल्दी से बता सकते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? जल्दी से बताइए प्लीज, अर्थव्यवस्था के प्रकार। जल्दी से बताएं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। चलिए, अर्थव्यवस्था होता है 16 प्रकार का। कितने प्रकार का भैया? 16 प्रकार का। कभी पढ़ा नहीं क्या? पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, समय आ गया है। अर्थव्यवस्था 16 प्रकार का होता है। सबका नाम आपके सामने लिख रहा हूं। कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी आपके बोर्ड पर आ जाए, मतलब प्रकार वाली। 6 हो गया ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वां भी यहां लिख देना भाई, 13, 14, 15, 16। अर्थव्यवस्था की 16 प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, एकदम अपने पास रख लेना, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा दूंगा। निश्चित तौर पर एक एक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार रख लेना अपने पास। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश वाले अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। फिर
समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्यों पाई जाती है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिर विकसित अर्थव्यवस्था। लो भाई 16 प्रकार की इकोनॉमी आपके सामने होगी। विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट होगा विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। यहां पर बोलते हैं इसको अल्प विकसित या कहीं कहीं अल्प विकासशील भी लिखा होता है। मेरे हिसाब से तो अल्प विकासशील ही होना चाहिए, क्योंकि अल्प विकसित विकसित से छोटा हो जाएगा, लेकिन अल्प विकासशील विकासशील से छोटा होगा ना। तो अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अगर इंग्लिश में जानना चाहें तो भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अनडेवलपिंग या अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, आप देखो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कहना सर आप जबरदस्ती बना रहे हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरी गलती नहीं है इसमें। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, कितनी हो गई भैया? 9 हो गई, 6 और चाहिए। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब होता है प्लानिंग इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था, फिर होता है नॉन प्लानिंग इकोनॉमी, गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। गैर नियोजित अर्थव्यवस्था कितनी हो गई? 13। अब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। थोड़ा जगह कम इधर, समझ लीजिएगा। आश्रित मतलब डिपेंडेंट इकोनॉमी या फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी, आश्रित अर्थव्यवस्था। अभी बता रहा हूं कि भारत में कौन कौन सी पाई जाती है, क्यों पाई जाती है बाद में बताऊंगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था, सेमी डिपेंडेंट इकोनॉमी। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आस पास रख लीजिए, आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इन सब अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे क्लास के साथ, ठीक है। तो देखिए, अब हम आपको यह बता दें कि यार भारत में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो अभी तक तो यही रटते चले आए थे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, लेकिन अब एग्जामिनर अपना ट्रेंड एग्जाम का बदल चुका है। वह पूछता है कि निम्न में से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, और कूट आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत में खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और भारत में अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देख लो कितने प्रकार की पाई जाती है। और एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती थी कब? स्वतंत्रता के समय। कब? स्वतंत्रता के समय। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि अभी मैंने एक भी अर्थव्यवस्था की डिफिनीशन आपको नहीं बताई है। तो ये 16 प्रकार की अर्थव्यवस्था है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इंग्लिश में जानना चाहें तो पूरी की पूरी इकोनॉमी का मैं बता दे रहा हूं, एक तरफ से आप देख लीजिए।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, प्लानिंग इकोनॉमी, नॉन प्लानिंग इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी एंड सेमी डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो साथियों, ये रहा आज का बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन। आपको पुनः बता दूं कि हम हो गए हैं सुपर टेट के लिए तैयार, आपको सफल दिलाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, करके देंगे। तो ठीक है, तो उसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।